बंदे को अरेस्ट कर लिया है अपनी बीवी का खून करने के लिए। तो मैंने बोला क्या है उसमें, बहुत लोग करते हैं, ये तो कुछ खास तो है नहीं कुछ। बोलते नहीं, अगर मैं कहूँ कि स्नेक बाइट से किया हुआ है और वो स्नेक को डीएनए देना पड़ा है तो कैसा होगा। या डेविड मुखिया जो कालिम्पोंग के बहुत ही एमिनेंट सिटीजन थे, उनको अपने बच्चों के सामने शूट, और मैं सबको बोला कि वो जो घाव है फिर से निकालो, क्योंकि आपका जो मेमोरीज है और आपका जो इमोशंस है और आपका जो कहानियां है वो मुझे चाहिए। The able leadership of the late Subhash Ghisi. What Subhash Ghisi managed to do was एक pride instill किया फिर से, जो लोग भूल गए थे, what it meant to be a. So hello and welcome to another episode of the podcast. और आज जो हमारे गेस्ट हैं, he is someone who has donned many hats. Savdhaan India, one of India's most successful TV series. उनके एक creator और producer हैं. Sir is also an actor. He has acted in movies like Mission Mangal, Sui Dhaga and Opium. He is a stand-up comedian and he is a author and a bestseller author as well. I mean, those two parts come together. And he has recently written a book, The Hills Are Burning. And with that, I welcome Mr. Anirban Bhattacharya on the show. Welcome, sir. Thank you so much, अरुण। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वार्तालाप करते हुए। आप रिकॉर्डिंग के पहले कहा कि हम हिंदी और इंग्लिश मिश्रण करके हम बात करेंगे। मिश्रित वर्जन सर, मिश्रण करेंगे। तो वो मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, तो मेरा सबसे दिक्कत ये होता है कि मेरा हिंदी में जेंडर होता है ना। अभी हमको कैसे पता भैया कि दरवाजा का जेंडर क्या है, या रेलवे टिकट का जेंडर क्या है, या खिड़की का जेंडर क्या है। तो वो का की में हम लुट जाते हैं। जस्ट एक पॉडकास्ट किया था मोइत्री बादुरी मैम, उन्होंने एक बुक लिखी थी। हाँ जी, बहुत बेहतरीन ऑथर है, बहुत ही बेहतरीन ऑथर है और दोस्त भी है। ओ अच्छा, आई डिडंट नो कि आप मोइत्री मैम को जानते हैं। तो उनके साथ मैंने पहले ही माफी मांग ली थी कि मैम मेरे बंगाली प्रोनाउंसिएशंस को प्लीज पार्डन, क्योंकि ऑल्दो मेरे बहुत बंगाली फ्रेंड्स है बट स्टिल बंगाली प्रोनाउंसिएशन समथिंग, जो उनका नाम प्रोनाउंस करना भी मैंने पहले पूछा था कि मैम हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। क्योंकि मीडिया में बंगाली या साउथ इंडियन या कोई भी कम्युनिटी का एक स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन होता ही रहता है, कोई रियल रिप्रेजेंटेशन करता नहीं है। तो मैंने एक अदालत करके एक सीरियल हुआ करता था सोनी में, रोनित रॉय, हाँ जी, रोनित रॉय सर के साथ। तो वहाँ पे मैंने एक बंगाली पेंटर का रोल किया था। तो मैं ऐसे ही बातें कर रहा था वहाँ पे कि जैसे नॉर्मल होता है। तो डायरेक्टर ने बोला नहीं, बंगाली लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं। सर बंगाली, मैं हूँ बंगाली, तो मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ। हो गया है 15-20 साल मुंबई में रहकर, दिल्ली में रहकर। बोलते नहीं, ये वाला बंगाली नहीं चाहिए, दूसरा वाला बंगाली चाहिए। तो देन आई हैड टू एग्जैजरेट। ए तुम क्या करता है, ए इधर आओ, ए हम तुमको बोलता है ऐसा नहीं करने का। तो अरे कौन बोलता है आजकल हिंदी वैसे। तो एक वो अभी देखो गुजराती भी होगा तो सूचे करके निकालेगा कंटेंट, पंजाबी होगा तो ओ तेरी माँ की आग, वैसे ही होगा। तो एवरीथिंग इज बिकम अ कैरिकेचर इन मीडिया। तो वो हंसी भी आता है और दुख भी होता है, you know, that audience is always fed this caricature. Oh, sir. Especially I guess I am very blessed कि मेरे को एक बहुत इंडिया के पार्ट्स देखने को मिले. So as my dad was traveling, मतलब due to his job, so along with him my dad was in the Air Force. So wow. South India और North India. तो
ईस्ट पार्ट में सर मेरे डैड मेरे पैदा होने से पहले पोस्टेड थे, तो अनफॉर्चुनेटली उस साइड को मैं नहीं जा पाया, बट आई हैव सीन इट एंड फॉर मी इट्स लाइक आई कैन नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएट विद द प्लेस। मतलब मेरे उसमें सारे टच मिल जाएंगे लैंग्वेज में, इधर का भी उधर का भी, तो वो एक अच्छी चीज रहती है मुझे लगता है। एक सर इस चीज से मुझे आपसे एक सबसे पहले क्वेश्चन पूछना था, एज समवन फ्रॉम द 90s किड्स जिसे कहते हैं, और जो उसके बाद जो आई एम अ 90s किड, तो उसके बाद जेन जी भी आ गया और भगवान जाने क्या क्या कैटेगरीज है। तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन अ सेंस कि हम जिस एरा में बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं वो काफी काम प्रॉस्पेरस और काफी अच्छा एक फेज है, जितना मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आई कैन से। जब मैं 80s के बारे में सर पढ़ता हूँ इंटरनेशनली या नेशनली भी, जब मैं देखता हूँ तो काफी इम्पैक्टफुल एंड वॉलेटाइल पीरियड था, मुझे ऐसा लगता है। सो हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन द 80s सर फॉर समवन लाइक मी एंड which year were you born around? Like, हाँ, तो 92। तो मैं तब क्लास 12 में था। So I'm born in 70s. And so 80s is exact. Okay, 80s is when I started registering the world around me as a class 3, 4, and then of course a teenager. लाइफ तो बहुत ही सिंपल था उस जमाने में, और आजकल जो है when you see kids of today and mothers, तो माए जो है बच्चे को बादाम खिलाते रहते हैं कि मेमोरी तुमको अच्छा होगा, ये खाओ, आलमंड खाओ, वॉलनट खाओ। लेकिन हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। हमारे टाइम पे मम्मी की बाटा नंबर 6 हवाई चप्पल दिख जाता था तो बस एवरीथिंग यूज्ड टू कम रशिंग बैक। हमारा मेमोरी वापस आ जाता था कि भैया पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो it's that chappal was the almond of our time, right? तो उस जमाने में I remember we could roam around anywhere, even in the night. अब जब बच्चे थे, दोस्तों के साथ निकल गए, 8 बजे 9 बजे घर वापस आते, डांट तो खाते ही थे, लेकिन द सेफ्टी वाज देयर, है ना। उस जमाने में मैं भी वो एक दो बार ऐसे किया था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, निकल पड़े। तो उसके बाद क्या करे, तो अपनी लोकेलिटी में चक्कर लगा रहे कि मम्मी कब आएगी बुलाने के लिए। तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ। अगर टेलीफोन की बात किया जाए तो वी यूज्ड टू हैव ट्रंक कॉल, पहले से बुकिंग करना पड़ता था। कोई एसटीडी के भोपाल पुपी को जब फोन करना होता था तो बुकिंग करना पड़ता था, और ऑपरेटर कहती थी कि भाई कितने बजे चाहिए, हम बोलते थे 9 बजे के बाद, क्योंकि तब चीप होता था। तो उसके बाद बैठे हुए 9 बजे से कि कब लगे लाइन। तो इस तरीके का जो लाइफ था वो अच्छा भी था, और अभी जो लाइफ हमें देखने को मिल रहा है और एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, सी टेक्नोलॉजी वाइज वी आर फैंटास्टिक, राइट। टेक्नोलॉजी जो है हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी जो है हमें शायद हार्म भी कर रहा है। आजकल के बच्चे मोबाइल पे ही लगे रहे, दे आर ऑलवेज ऑन द मोबाइल। अभी एआई आ रहा है, AI, the dangers of not knowing what is the truth and what is manipulated, that is already happening. जो अभी दिल्ली में जो रेस्लर्स के प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पे जब उनको अरेस्ट करके लेके जा रहे थे AI, और किसी ने उनका स्माइलिंग वाला फेस बना के डाल दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, तो सब पगला गए कि देखो देखो हंस रहा है, बट दैट वाज नॉट द एक्चुअल इमेज. So we are entering into a very dangerous kind of a time with technology. और हमारे टाइम सिंपल भी था और डिफिकल्ट भी था, बट एंजॉयबल था as a 80s growing up kid. I have an elder brother sir, तो my father used to tell me कि कैसे 83 वर्ल्ड कप के टाइम पे भैया को कंधे में लेके एक टीवी या कुछ टीवी होती थी, वो इकट्ठा हो गए, वो भैया को कंधे में बैठा के तो वर्ल्ड कप का फाइनल देखा था. सो that's why I particularly asked. क्योंकि हमारे लोकेलिटी में कलकत्ता में मेरे पड़ोस के घर जो है
सिर्फ उनके पास ही टीवी हुआ करता था। ईसी टीवी या टेलीरामा टीवी उस टाइप के हुआ कर, दरवाजा होता था उसका ऐसे करके, हाँ हाँ शटर वाली, हाँ करेक्ट, और वो लॉक किया जाए, लॉक कर देते थे वो लोग। तो हमें जो लोकेलिटी के बच्चे थे 5-6 जो दोस्त वगैरह थे, तो हम जाते थे कार्टून वगैरह देखने, दूरदर्शन की शायद संडे को दिखाता था सवेरे। तो हमारे पास टीवी नहीं था, और उस घर में जो अंकल था, अंकल आंटी थे, और उनके कोई बच्चे नहीं, they didn't have any kids. So we used to sit on the floor while they used to sit on the sofa, and हम नीचे बैठ के ऐसे कार्टून देखते थे। और ये अंकल जो था थोड़ा सनकी टाइप का था, स्क्रू ढीला था उनका। वो क्या करता था, अभी मोट मोट पे ना वो फ्रिज से ठंडा पानी आके किसी बच्चे के ऊपर डाल देता था, टर्न बाय टर्न। ठीक है, वो वैसे ही किसी के घर जा रहे हो टीवी देखने, उसके ऊपर ऐसा टॉर्चर। और ये भी है कि भाई सह भी लेते थे क्योंकि मिकी माउस देखना था। तो वाह, तो उसके बाद मैं शायद अपने पापा को बताया कि ऐसा करता है ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है, और वो अच्छा नहीं लगता। तो पापा ने 82 एशियन गेम्स के दौरान, जब फर्स्ट टाइम इंडिया में कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुआ, तब हमारे घर पे सेकेंड हैंड ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आया। और मुझे याद है कि उस जमाने में लाइसेंस हुआ करता था। इफ यू ओन्ड अ रेडियो और टेलीविजन, एक छोटा पाउती टाइप आता था, बुकलेट, तो उसमें कि गवर्नमेंट हैज इशूड लाइसेंस फॉर यू टू ओन अ टेलीविजन और रेडियो। तो वो लाइसेंस भी होता था उस जमाने में। एंड यस, योर लाइफ वाज सिंपल, मजा भी आता था तब। दिस इज समथिंग वेरी न्यू सर। मैं सुनता रहता हूँ लोगों से कहानियां पुराने टाइम की, बट ये टीवी के लिए लाइसेंस वाज समथिंग, दिस इज वेरी न्यू फॉर मी एंड आई थिंक फॉर पीपल फ्रॉम द 90s एंड आफ्टर दैट। ये तो अलग ही चीज है, यू कैन नॉट इमेजिन। आज तो सर देखिए पॉडकास्ट के लिए इवन आई कैन थिंक ऑफ द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मास मीडिया, या जो भी अब हो चुका है, तो अनइमेजिनेबल सर, अ वेरी डिफरेंट टाइम। अब मैं जैसे आपकी बुक की बात करूं, मुझे आपकी बुक सर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है ना एस्पेक्ट। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा। ये इट्स अ मेमोir, बट इट्स certainly inspired from true events, right sir? Yes, this is the book. Yeah. It's called The Hills Are Burning. तो ये आपको नजर आएगा, पीछे लिखा हुआ है कि ये फिक्शन है। तो इट इज सो सम एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी connected to the characters are fictional, some aspects, but 75% it what yeah 70% of the book is absolutely true. जैसे जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ है, जो भी वायलेंस हुआ है, उसके लिए मैं साइटेशन दे दिया है कि ये इंसिडेंट हुआ था, इतने लोग मारे गए थे। So all of that are true. The politics I have not messed with, or not have I fictionalized, क्योंकि तब वो authenticity चला जाता है। The only fiction part, जैसे आपने पढ़ा है किताब, तो आपको मालूम होगा कि जब टुकाई जो है बोर्डिंग स्कूल कालिम्पोंग जाता है, जब वो क्लास 11 में होता है ना, तो इन रियल लाइफ टुकाई कालिम्पोंग गया था क्लास 3 में। ठीक है, जो मैं हूँ, मैं क्लास 3 में चला गया था। और मेरा बाप बैंकर नहीं था, है ना, कि कालिम्पोंग में शिफ्ट था। तो वो सब बिट थोड़ा फिक्शनल है, क्योंकि मुझे ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो कालिम्पोंग में एक आउटसाइडर होके एंटर करता है उसी दौरान, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव वक्त था 80s का, 86। मुझे एक आउटसाइडर का एंट्री चाहिए था। सो दैट पार्ट आई फिक्शनलाइज, बट उसके बाद जो टुकाई, नौरोंग और उनके सब के साथ होता है, वो सब रियल है। So bits of it are fictional, but all the characters who you read about in the book are all real people of Kalimpong.
मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था सर किसी और आई थिंक आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे लिया हुआ है एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा सर आपने एक चीज बोली कि आई वांटेड टू सेट आउट दी स्टोरीज कि हाँ एक्चुअली में ऐसा हुआ था यू नो कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एन अर्बन लेजेंड एंड समथिंग लाइक दैट कि ये सारी जो इवेंट्स है हुए थे सर एक मैं जस्ट थोड़ा सा मैं ब्रॉडर एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ ताकि द लिसनर्स दे कैन बेटर रिलेट टू व्हाट वी आर स्पीकिंग एज मैंने बुक पढ़ी है आपने लिखी है तो वी कैन एक्चुअली रिलेट टू इट बट फॉर समवन हु इज लिसनिंग आपकी बुक की स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा प्रीफेस दिया है सर आपने जो कि बुक को समझने के लिए या जो 4 फ्रेंड्स हैं 5 फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरी से रिलेट करने के लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगता है जहाँ पे आपने जो गोरखालैंड का जो स्ट्रगल था जो कि आप मुझे करेक्ट कीजिएगा मेरे फैक्ट्स में मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ 1907 से स्टार्ट हुआ है और फिर सर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी देश की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट फेज था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला पार्ट है अगर इफ यू कैन जस्ट टच अपॉन दैट how it all did. Just to set the context for the book is that it is a semi-memoir about me and my friends growing up in Kalimpong, एक boarding school में और उसी दौरान जो है गोरखालैंड का जो रेवोल्यूशन है 1986 में वो शुरू होता है उसी वक्त और उसके बाद जो वायलेंस होता है उसको डॉक्यूमेंट किया गया है स्टोरी में and the children are forced to grow up quickly as they come face to face with the violence और एक आपने सही कहा कि एक वजह जो था लिखने के लिए कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि एक चीज में क्या हुआ था और इट्स बिकम पार्ट ऑफ सम फोकलोर कि मैंने सुना था इसके साथ वो हुआ था इधर 5 आदमी मारे गए थे तो मैं चाहता था कि हमारे जनरेशन हम भी फिर भी मैं तो बच्चा था लेकिन जो एक्चुअली हैंड्स ऑन उस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे बहुत सारे दे आर ओल्ड नाउ एंड दे विल पास ऑन अभी राइट और हम भी अभी उस उम्र में है कि अभी आर्थराइटिस हो रहा है जो भी है तो वी आर ऑल्सो growing old. So before all of us lose our memories and personal experiences, I wanted to write the book so that future generations can read it and learn about what happened, during that time. As for the politics, जो preface मैंने लिखा है किताब में, क्योंकि बहुत सारे लोग गोरखालैंड के बारे में जानता नहीं दे डोंट नो पहले तो अभी आजकल फिर भी मैं कालिम्पोंग बोलता हूँ तो लोगों को समझ में आता है अबाउट 15 years बैक ऑल्सो इफ आई टोल्ड देम कालिम्पोंग उनको पता नहीं होता था कहाँ पे है तो मुझे बोलना पड़ता था दार्जिलिंग तो बोलते हैं हाँ दार्जिलिंग तो सुना है मैं बोला उधर से 2-2.5 घंटे का डिस्टेंस है उधर कालिम्पोंग है और तब बोलता अच्छा तो एक वो है तो गोरखालैंड जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वो कालिम्पोंग से शुरू हुआ था दैट वाज द एपिसेंटर और उस एपिसेंटर में जो हो रहा था तो लोगों को ना कालिम्पोंग पता है एज एन जनरल पब्लिक और जनरल रेस्ट ऑफ द इंडियंस जो है उनको पता नहीं है और गोरखालैंड एजिटेशन तो दूर की बात है कि क्या हुआ था गोरखालैंड क्या है वो भी पता नहीं तीसरी बात ये है कि जिसको पता भी है उनको एक ऑफिशियल नैरेटिव पता है जो हमें बोला जाता था जब हम बचपन में बोर्डिंग स्कूल में थे या उसके बाद भी कि द पीपल हु आर आस्किंग फॉर गोरखालैंड आर द विलेंस और जो स्टेट है वो हीरो तो बहुत ही क्लियरली एक डिमार्केट किया गया था ब्लैक और व्हाइट का तो तब हम सोचते थे कि भैया ये तो गलत है बचपन छोटे थे समझ में नहीं आता था बाद में जब बड़े हुए और आई स्टार्टेड रीडिंग अप अबाउट इट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये ब्लैक एंड व्हाइट तो है ही नहीं ये पूरा ही ग्रे है और जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स जो जीतता है वही इतिहास लिखता है तो वही हुआ इस रेवोल्यूशन के दौरान जो स्टेट
managed to suppress the revolution, और स्टेट ने ही लिखा the official story, जिसमें बहुत जो कायदे से गोरखालैंड के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको विलन्स बनाया गया. आप अगर आरटीआई भी करें आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सीपीआईएम गवर्नमेंट था उस दौरान, they have destroyed most of the records. So I had to rely a lot on personal interviews, old theses and papers that were written. तो वो सब था. So the preface which I have written in the book is to give an introduction or to set the context of what happened in 1986. अभी Constituent Assembly जब बात होता है तो this revolution started off for an identity, right? An identity that was based on culture, social norms, but most importantly, language. Nepali जो भाषा है, they wanted official recognition of it being an Indian language. उस दौरान जो है, people from Nepal could easily enter into India, and that diluted the identity of the Indian Gorkhas. So there was a misconception that the Gorkhas are from Nepal. No, they are from India. The Indian Gorkhas are from India, who've been living here for generations. And so that's when it happened, an urge for Nepali to be recognized. So the Nepal Bhasha Andolan started. And one of the key examples given were that the Anglo-Indian community जो है, बहुत like 1/10 of the Gorkha population in India, and the Anglo-Indian community had a representative, but the Gorkhas didn't have a representative. So a lot of the politics and the seed of Gorkhaland जो है, revolution started way back, based completely on culture and language and identity. जरूर रिलेट कर सकता हूँ. जैसे आपको कालिम्पोंग को बताने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी. मैं उत्तराखंड में एक छोटा सा हिल स्टेशन है रानीखेत सर. हाँ जी, So I belong to that place. रानीखेत is beautiful. बहुत ही pretty है. Asia's, I guess, highest golf ground. जो वहाँ का golf ground है, that is one of Asia's highest golf ground. तो सर रानीखेत को बताने के लिए भी मुझे बोलना पड़ता था कि सबसे पहले नैनीताल के पास है. So that is something I can relate to. एक इस बुक के लिए रिसर्च करते हुए, मतलब इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च करते हुए बुक से रेफरेंस लेके मुझे बड़ी अच्छी बात पता चली कि दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए फेमस है एंड कालिम्पोंग फॉर इट्स जिंजर. ऐसा मुझे इंटरनेट पे मिला कि वहाँ का जिंजर बहुत फेमस. सो हाउ वाज इट? जिंजर बहुत ही फेमस है, और बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स और वेजिटेबल भी जो एंडेमिक है उसी रीजन का, बहुत फेमस है. अभी हाल ही में अगर आप कालिम्पोंग जाओगे तो दे हैव स्टार्टेड द ऑर्गेनिक हाट, द ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट. सो इट्स ब्यूटीफुल. हाँ, इट्स ब्यूटीफुल क्योंकि इतने सारे जो लोकल वेजिटेबल्स मिलता है, it's astounding, the things that we'll never see. There's something called ningro, which is, it's a kind of a fern which you use for cooking. There is of course squash or iskus as they call it there. So many of these things are available. So ginger of course is one of the biggest and the most popular sort of exports from Kalimpong. But now बहुत लोग cash crops भी अभी आजकल कर रहे हैं. और Kalimpong, the other famous thing is orchids. Orchids बहुत मशहूर है Kalimpong का. So that is another export from there. मैं ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल हो रहा हूँ या कुछ एक्सपो लगा था, उसमें आई थिंक मैंने वहाँ की जिंजर चॉकलेट या टेस्ट किया था, इफ आई रिकलेक्ट करेक्टली. तो it was very delicious. It was very different than the traditional chocolates जो हम खाते हैं. So that is it.
सर जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस बंगाली इतनी स्वीट लैंग्वेज है और इतना प्राइम मूवर है आइडेंटिटी के कैरेक्टरिस्टिक में, लाइक बंगाली इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट ऑफ दैट. तो जब हम लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो हाउ स्ट्रॉन्ग वाज अ ड्राइवर ऑफ द मूवमेंट वाज द लैंग्वेज वाला इशू. और एक बात और आप डिस्कस ही कर रहे थे 1992 में ही जाके आई गेस नेपाली को फाइनली 8 शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था. तो दैट इज आल्सो समथिंग जो मुझे इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पढ़ के पता चला. So how would you describe it? So Nepali is spoken. There are so many languages spoken in that region. When I was growing up in boarding school, I was in the middle of there was Nepali, there was Rongring, which is your Lepcha language. Then there's Tibetan. There's Dzongkha, which is a Bhutanese language. Then of course English, Hindi, Bangla, Nepali. So I was in the middle of all of these languages, and the people of the hills are very, very proud of their language, and they're very, very proud of their identity. And the language was part of the identity, right? So it became a driving force for sure, for the revolution to continue. Also, if you remember that the Northeast has always been ignored in certain ways, whether it's development or it has always, if you look at the Seven Sisters till a few years ago, they've been completely sidelined, or resources don't reach them, and roads are not there, basic amenities. It was the same with Kalimpong and Darjeeling in the 80s, where, although it was, the hottest tourist center for Bengal and one of the most popular tourist destinations in the world, Darjeeling and all of that, there was no infrastructure support from the government of those times. तो ये सब एक साथ मिलके एक ज्वालामुखी बन गया था, जो 86 में वो फिर विस्फोट हुआ. It was मतलब जैसा पढ़ के मुझे पता चला, it was a very turbulent time, and to be very honest sir, I was not very well aware of all this before reading this and then after researching for it. One thing that I think is very prominent, or which I found after reading the book and after listening to your interviews, is कि इस सब में जो सबसे ज्यादा affected होता है वो एक आम आदमी होता है, common man. So how was the life of a common man at that time, irrespective of whether he was a Bengali or whether he was from that place? How was it? For the common man, I think it began with pride, under the able leadership of the late Subhash Ghisi. What Subhash Ghisi managed to do was एक pride instill किया फिर से, जो लोग भूल गए थे, what it meant to be a Gorkha. वो pride वापस लाए लोगों के अंदर. और फिर बहुत शानदार ओरेटर भी थे. He could speak so beautifully. That was stage one, which is the feeling of pride, and we want Gorkhaland and all of that. The next, for me, from my little layman understanding, was the movement became violent because of what happened on 27th July 1986, right? जो कालिम्पोंग का जलियांवाला बाग कहा जाता है. उस दिन सिंबॉलिकली 1920 इंडो नेपाल ट्रीटी को जलाने के लिए एक मूवमेंट हो रहा था. हजारों लोग आए आसपास के गांव से वगैरह वगैरह, और फिर सीआरपीएफ और आर्म्ड फोर्सेस ने फायरिंग चालू कर दी, और दे वर ऑलरेडी प्लेस्ड एज स्नाइपर्स
So it was very easy for them to pick the targets. तो वो जो एक इंसिडेंट था, that turned the tone of the revolution. सुभाष घिसिंग was a very astute, well read, बहुत ही क्या कहते हैं, learned लीडर थे, और उनको जो जो गोरखालैंड का जो डिमांड था, वो he wanted to get it democratically. He did not want violence at one point of time. He wanted it to be democratic by paperwork, in the proper way. I think 27 जुलाई 86 का जो 86 क्या कहा जाता है उधर, तो 86 का जो जो इंसिडेंट था, वहां से पलट गया वो रेवोल्यूशन, एंड बिकॉज द पीपल हैड इनफ, क्योंकि by the time the CRPF had come in to Kalimpong, और अत्याचार चालू कर दिया था. They were literally picking up men from the houses who were suspected to be part of the movement. They were getting killed or missing, and तो उस दौरान जो है, the men of the hills used to go live in the forest, so that जब रात में चेकिंग होता था, they wouldn't be found, घर पे नहीं होते तो बच जाते थे. तो उस दौरान सीआरपीएफ का भी अट्रोसिटीज चालू हो गया था. रूमर था कि ये एक्चुअली सीआरपीएफ नहीं था, और गुंडे थे, क्योंकि the underlying politics was that the CRPF belonged to the central government, correct. और ज्योति बासु का जो सरकार था सीपीआईएम, वो इसको हिलाने नहीं पा रहे थे, है ना. दे couldn't upset the CPIM government in West Bengal. तो जो एक अंडरस्टैंडिंग अनसेड, बोलता नहीं, बट सबको समझ में आ गया था कि ये सीआरपीएफ जो है, भेजा गया था सेंट्रल एरिया से यहाँ पे टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, सो दैट ये गवर्नमेंट हिल जाए और दूसरी पार्टी जो है अंदर आए. तो सीआरपीएफ जो है, वो उनके ऐसे एल्विस वाले साइड बर्न्स होते थे, और हैंडल बार मस्टैश होता था, और फिर कान में बाली. तो ये तो आर्म्ड फोर्सेस के तो हो ही नहीं सकता. तो these are the kind of people who landed up, and so that was stage 2, जहाँ पे local people were being attacked. Stage 3 क्या हुआ कि there was a division within GNLF. जब जीवीसी हो गया, गोरखा वॉलंटियर कॉर्स, जो एक मिलिटेंट विंग आप कह सकते हैं जीएनएलएफ का, वो बन गया. और धीरे धीरे उसका जो आइडियोलॉजी है, वो जीएनएलएफ से बहुत डिफरेंट हो गया. जीएनएलएफ वांटेड गोरखालैंड बाय डेमोक्रेटिक मींस, जीवीसी वांटेड गोरखालैंड बाय एनी मींस, राइट. क्योंकि उनका इंस्पिरेशन था असम, नॉर्थ ईस्ट के जो गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ करता था, whether it's बोडो लैंड एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसमें क्या हुआ, दोनों फैक्शन लड़ाई चालू कर दिया. तो कभी जीवीसी वाले 4 जीएनएलएफ को मारते हैं, तो जीएनएलएफ रिटेलिएशन में 6 को मारते हैं. सो दिस सडनली स्टार्टेड इन फाइटिंग. तो जो एक्चुअल कॉज था गोरखालैंड, तो वो शायद भूल गए लोग. तो दैट वाज द नेक्स्ट फेज. और तब आम जनता जो है, उनको समझ में आ गया कि वही पिस रहे हैं, whether it is at the hands of the CRPF or whether it's in faction वाले जो जो फाइटिंग है, आम जनता ही हार्म हो रहे. So there was a disillusionment at that point of time. And you're right, आम जनता ही सफर करते. जैसे 12 साल के जीना थापा, she was coming back from school, CRPF ने उनको मार दिया. ये सोच के कि उसके बैग में कुछ है, स्कूल बैग में. या डेविड मुखिया, जो कालिम्पोंग के बहुत ही एमिनेंट सिटीजन थे, उनको अपने बच्चों के सामने शूट डाउन किया.
ऐसे बहुत बहुत स्टोरीज हैं जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हुआ था उस दौरान, बट यू वोंट गेट रिकॉर्ड्स ऑफ दीज बिकॉज दे हैव बीन वेरी कन्वीनियंटली removed, but you can't deny them. आई मीन जस्ट टू आई आई हर्ड, मतलब मैंने आपके बारे में रिसर्च करते टाइम ये इंटरव्यू में सुना था, एंड द स्टोरीज, आई मीन आपने तो लिखी है, एंड आई यू हैव बीन थ्रू देम, यू हैव लिव्ड थ्रू देम, जस्ट लिसनिंग टू देम इट शेक्स यू अप। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको, इससे अगर थोड़ा सा हटूं हाँ जी, और मैं अगर आपकी बुक की कॉन्टेक्स्ट पे हाँ आऊं, जी, तो जो चार पांच फ्रेंड्स की स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ से भी इंस्पायर हुई है, आपके हाँ उनसे जी। भी, जान पहचान वालों से भी। सो हाउ वाज, और सर एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, आपकी हिंदी एक्चुअली बड़ी अच्छी है, चलिए, 86, और वो बच हिंदी गए, बच बोलने वालों को भी गए। नहीं, उनकी काउंटिंग में भी वो लेट थोड़े 80s 90s मुश्किल में आते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। सर ये चार पांच जो कैरेक्टर्स हैं, दे आर ग्रोइंग अप, देयर आर बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, देयर इज अ बॉन्ड ऑफ लव, देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ बुलिंग, और वो सब मेंशन हुआ है। तो put through this time when these characters were growing up, how does one picturizes them, how does one conceives of them going through it? I mean, these characters, their relationship among all these, So the characters are all real. जो नौरंग है या रोशन है या उजेश है या पालजोर, टाशी, all of them are real. In fact, जो टीचर्स हैं किताब में बोर्डिंग स्कूल के, उनके ज़्यादातर मैंने असली नाम ही यूज़ किया है फैमिली से परमिशन लेके। और दीज पीपल आर स्टिल अराउंड। इनफैक्ट अभी एक हफ्ता पहले मैं उधर था कालिम्पोंग में, बुक लॉन्च के लिए गया था वहाँ पे, तो आई मेट ऑल ऑफ दीज पीपल। तो अभी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट बहुत अच्छा भी लगता है जब यू नो कैरेक्टर्स, मेरा कैरेक्टर्स जो है सामने बैठे हुए ऑडियंस में, दे आर स्टेयरिंग बैक एट मी बिकॉज ये बहुत ही एक इमोशनल जर्नी था ये किताब लिखने में। क्या हुआ कि 86, 88, 90, वी हैव ऑलरेडी पास्ट कितने अभी ऑलमोस्ट 90, 10, 20, ऑलमोस्ट 30 इयर्स, 33 इयर्स, राइट? 30-32 साल तो पास कर चुके। मैं बहुत ही सेल्फिश था इस किताब लिखने में, क्योंकि मैं वापस गया कालिम्पोंग को, कालिम्पोंग के लोगों से मिलने, आई मीन बात करने। और जो घाव होता है, अगर जब आपको लगता है या कट जाता है कभी, तो वो घाव सूख जाता है और एक स्कैब हो जाता है उसके ऊपर। तो मैं बहुत स्वार्थ था और मैं सबको बोला कि वो जो घाव है फिर से निकालो, क्योंकि आपका जो मेमोरीज है और आपका जो इमोशंस है और आपका जो कहानियां हैं वो मुझे चाहिए। और कालिम्पोंग के लोग और मेरे दोस्तों ने फिर से बहुत ही सेल्फलेसली उन्होंने फिर से वो घाव को निकाला, फिर से खून निकला, फिर से यादें आई वापस, बुरी यादें, अच्छी यादें। दैट बिकेम पार्ट ऑफ द बुक। और सो इट इज, वीव नोन द फ्रेंड्स हु आई राइट अबाउट। इस किताब में जो फ्रेंड्स की जिक्र किया हुआ है, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स, वी नो ईच अदर फ्रॉम क्लास 3। तो 40 साल हो चुका है, हमारी दोस्ती जो है अभी भी है। और वी ऑलमोस्ट टॉक ऑन अ डेली बेसिस। हमारे बैच के जो व्हाट्सएप है वो, देयर आई थिंक अबाउट 60 or 70 ऑफ अस देयर। तो हर दिन कुछ ना कुछ तो वो लगे रहते हैं, कोई स्टूपिड सा फॉरवर्ड जाएगा या कुछ ना कुछ, बट एटलीस्ट वी आर इन टच विथ ईच अदर। तो ग्रोइंग अप वाज अभी लग तब तो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में हर वक्त भूख लगता था, हर टाइम भूखा रहते थे हम लोग। और तब जब जब पापा ने बोर्डिंग स्कूल में छोड़ के आए मुझे,
तो तब मुझे बहुत ही बुरा लगा था। आई फेल्ट अबैंडन्ड, कि अरे यार! अब मेरा छोटा भाई आ गया है, तो घर पे नया खिलौना है, देखो बाप-माँ मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं और बोर्डिंग स्कूल भेज रहे हैं। अ, बट शायद वो पापा का ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीज़न था मुझे स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि अगर ना होता, तो ये एक्सपीरियंसेस जो है वो मिलता नहीं मुझे। अभी सोचिए, जब सवेरे उठ रहे हैं, आप क्लासेस जा रहे हैं, आपके सामने कंचनजंगा दिखाई दे रहा है। पूरा हिमालय जो है दिखाई दे रहा है आपको, आपके सामने, और हम लोग बोर हो चुके थे देखते-देखते। अरे यार! कुछ था ही नहीं नया, और अभी तरसता हूँ मैं वो पहाड़ देखने के लिए, वो स्नो देखने के लिए, वो जो विंटर की जो एक ठंडी हवा होता है, शार्प शार्प हवा होती है एक, जो आपको थोड़ा बहुत कँपा देता है, वो महसूस करने के लिए मेरा जो रूह जो है वो एकदम। +1 ऑन द हॉस्टल पार्ट सर। तो आप थर्ड क्लास में गए हॉस्टल? क्लास 2 में गए थे, थर्ड में? क्लास 2 में गए थे। क्ला, मैं सेवेंथ क्लास में गया सर। और एक सिमिलर एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो रानीखेत में भी एक नर्सिंग ग्राउंड है, वो KRC है, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। रानीखेत में प्राइमरी वही है। और उसके नर्सिंग ग्राउंड के सामने ना हिमालयन पीक दिखती हुँ, है हुँ। सर। और उस टाइम पे आप जो ठंडी बोल रहे हैं, मैं ना, मेरे फादर कहते थे, अरुण ये कपड़े ना पूरे पहन ले, हड्डियों तक जाती है हाँ ठंड जी। बेटा, अभी नहीं पता चलता, बुढ़ापे में पता चलेगा। ये जो ठंड है हड्डियों में जाती है। तो आई आई कैन सेंस दैट, वो जो आप जिस हवा की बात कर रहे हैं, वो आई आई कैन टोटली रिलेट टू दैट। द बेस्ट थिंग आई थिंक अबाउट द बुक इज कि आपने किस तरीके से, मतलब ये सारे एक ह्यूमन इमोशंस को इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में रखा है, जिसे आई थिंक जो स्टोरी, जो नरेशन आप फॉरवर्ड लाना चाहते थे, जो आगे लाना चाहते थे, उसको एक बहुत ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जस्ट इट्स नॉट अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स समथिंग दैट्स प्लेस्ड इन देयर, दैट्स अ स्टोरी। एंड एंड इट दैट इज़ इज नॉट अ पॉलिटिकल बुक। बहुत सारे लोग जो हैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल बुक होगा, कि गोरखालैंड के बारे में होगा, सॉल्यूशंस देंगे। इट इज़ नॉट, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द गोरखालैंड एजिटेशन or the revolution on ordinary people. So it is a different kind of a book. It's a very emotional book rather than a political one. yes, yes sir, indeed. And I will leave it to the viewers and the listeners जो इस book को पढ़ेंगे, to then get the point what you are saying, because it's one thing talking about the book, and it's another thing reading the book हाँ when जी, it's in your hands and you can feel it a bit. So that is a very different thing. एक अब मैं और चीजों पे भी टच करता हूँ सर। एक आप कहीं पे कह रहे थे कि आपने इससे पहले भी, हाँ, दिस इज समथिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, आपकी बुक है और दो भी जो आपने हाँ लिखी हुई जी। हैं पहले, एंड यू चोज अ स्पेसिफिक रीजन कि आपने उनको पहले लिखा, एंड दिस बुक यू रोट दिस बुक लेटर। आप सावधान इंडिया के एक क्रेडेंशियल्स, जो अगर इफ आई करेक्ट, कैन यूज करेक्ट, एब्सोल्युटली। दैट वर्ड। ये मेरा तो सेकंड ट्रू क्राइम बुक है, इंडियाज़ मनी हाइस्ट। एंड हुसैन ज़ैदी साहब ने बहुत ही जेनरसली और काइंडली एंडोर्स किया है इस किताब को। दिस इज़ अबाउट द वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक रॉबरीज ऑफ इंडिया। 80 केजी सोना जो है चुराया गया था केरला के एक बैंक से। सो आई रोट दिस बुक विद द पुलिस टीम दैट सॉल्व द केस। ये किताब जो है हिल्स आर बर्निंग, मैं पहले लिखना चाहता था एज माय डेब्यू बुक, लेकिन मेरा जो लिटरेरी एजेंसी है जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, द बुक बेकर्स करके, और उनके जो ओनर है सुहेल माथुर, बहुत ही अच्छा दोस्त थे अब। उन्होंने कहा कि ये वाले किताब से तुम डेब्यू मत करो, क्योंकि लोग तुम्हें जानते नहीं। टीवी के टीवी के वर्ल्ड में तुम मशहूर हो, या लोग एटलीस्ट जानते हैं तुम्हें कि तुमने सावधान इंडिया क्रिएट किया, सावधान इंडिया प्रोड्यूस किया। दे नो यू एज दैट, बट इन द पब्लिशिंग वर्ल्ड आप नए हो, एकदम नए। So you should write true crime books so that
the readers understand that it's coming from a credible place, कि ऐसा नहीं कि कोई भी किताब लिख दिया। लोग सावधान इंडिया देखते हैं, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा किया शो। और अभी गांव-गांव में आप सावधान इंडिया मेंशन करोगे तो वो लोग जानते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग। और उन्होंने कहा कि भैया यही जो है आप इसको इस्तेमाल करो। फ्रॉम द राइटर, फ्रॉम द क्रिएटर, प्रोड्यूसर, राइटर ऑफ सावधान इंडिया अगर हम कहेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ भैया इसको पता है कि क्या लिख रहा है ये। तो मेरा पहला किताब जो था वो द डेडली डजन, इंडियाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स, वो सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया के बारे में था और वो बेस्ट सेलर हुआ। फिर मैंने एक बच्चों का किताब भी लिखा, फिर ये इंडियाज मनी हाइस्ट लिखा। बाय द टाइम ऑल्सो, एंड थैंक गॉड कि ये हिल्स आर बर्निंग तब नहीं आया था क्योंकि मेरा मैच्योरिटी नहीं था। बिटवीन 2000, आई वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट इन 2018। तो सुहेल ने कहा मत कर अभी, वेट कर, राइट फर्स्ट, एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ राइटर, उसके बाद हम देखेंगे। और वो सही कहा, क्योंकि तब मेरा मैच्योरिटी भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मेरा पुराना ड्राफ्ट पढ़ रहा था, बेकार फालतू था एकदम। और मुझे लगता है कि कुछ चीज का भी एक ऑर्गेनिक जर्नी होता है। अम, और आपको पता नहीं होता है कि ये जर्नी कब खत्म होगा। अपने आप ही एक नेचुरल सा एंड हो जाता है। अम, तो ऐसा नहीं कि जब मैं किताब पढ़ता हूँ, अब खुद का ही जब किताब में देखता हूँ, अभी भी लगता है कि हाँ इधर थोड़ा सा चेंज अभी लगता है। तो ओवर द इयर्स क्या होता है कि आप मच्योर भी हो जाते हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता रहता है। तो देन यू लुक एट योर ओल्ड बुक्स एंड से, अरे यार इधर ना ये लिखना चाहिए था, लेकिन उस टाइम नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए अभी हिल्स आर बर्निंग थैंकफुली इतने सालों बाद मैंने लिखा फिर से और पब्लिश हुआ। यस सर, समथिंग इज मतलब आई थिंक मैं भी खुद के बारे में भी सोचा, आपके पॉइंट से मैं रिलेट कर सकता हूँ कि मैं 5-6 साल पहले आपसे या किसी से भी पॉडकास्ट करने के लिए नहीं सोच सकता था, क्योंकि शायद मैं चीजों को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकता था जो मैं आज देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है सही गलत या करेक्ट। मतलब मेरे पोजीशन से मैं देखूं, बट ये कि हाँ शायद किसी चीज को समझने की ग्रेविटी या उसको देखने का एंगल एक शायद एक जर्नी के बाद आता है। तो मेरी जर्नी का शायद ये पार्ट भी अभी ही आना था। करेक्ट। सर एक चीज मुझे आपसे पूछनी है जो मैं बहुत क्यूरियस था आपसे पूछ के, आपको सावधान इंडिया बनाने का, एज आई एम समवन फ्रॉम नॉन मीडिया बैकग्राउंड एंड ऑल दैट, आपको कैसे मतलब मोटिवेशन आया, वो व्हाट मेड यू कंसीव ऑफ सावधान इंडिया? तो उस दौरान जो है एक नया चैनल लॉन्च हो रहा था, लाइफ ओके, और स्टार के नेटवर्क पे था। और मैं ऑलरेडी स्टार टीवी में 8 साल काम कर चुका था। चैनल वी का कंटेंट हेड था मैं, डायरेक्शन करता था बहुत सारे शोज। तो उस दौरान हम पिच कर रहे थे शोज, लाइफ ओके, एंड वी हैड पिच्ड अ क्राइम शो, ट्रू क्राइम शो। तो लाइफ ओके देन ग्रीन लिट दैट शो, बोला कि चलो करो अभी। तो लेकिन फर्स्ट सीजन जो था सावधान का, वो था सावधान इंडिया क्राइम अलर्ट, जो जो एक पुलिस प्रोसीड्यूरल था कि पुलिस कैसे क्रैक कर रहा है केस। तो वो क्या हुआ कि ऑडियंस कंपेयर करने लगे क्राइम पेट्रोल के साथ। और क्राइम क्राइम पेट्रोल जो है बहुत पुराना शो है, और नामचीन शो है और एस्टैब्लिश्ड भी है। और सो देन वी डिसाइडेड टू चेंज द स्टोरी टेलिंग। जो हम पुलिस के व्यू पॉइंट से कह रहे थे स्टोरी, उसको हम विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने लगा। तो दैट्स व्हाई इट बिकेम सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक, है ना। तो एक वो अंडरडॉग का स्टोरी था ये, फिर कि ए है विक्टिम जो है उनके साथ बुरा हुआ है, कैसे वो फाइट बैक करते हैं या कानून कानून से मदद लेते हैं।
तो देन इट बिकेम अ डिफरेंट काइंड, और वो सुपर हिट हो गया. तो अगेन इट हैड इट्स ओन जर्नी, ऑर्गेनिक जर्नी ऑफ चेंजिंग थिंग्स. उसके बाद हम उसको डिवाइड करने लगे, दिल्ली फाइट्स बैक, यूपी फाइट्स बैक, मुंबई फाइट्स बैक. तो ऐसे चलता रहा. तो ऊपर वाला काइंड है कि एक ऐसा शो दे दिया हमें, क्योंकि ऐसा मिलता नहीं है सबकी. हम तो चले जाएंगे, है ना, हम तो चले जाएंगे, लेकिन हाउ डू वी बिकम इमॉर्टल? क्योंकि अब आपके जो ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, आप उनको पहचानते भी नहीं है ना. ना कोई फोटोग्राफ भी है कि वो सूखा हुआ चंदन का माला लटकाया हुआ फोटो भी नहीं है. तो इन अनदर 3 generations वी विल बी फॉरगॉटन, है ना. ये ऐसा भी नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्सेस ग्रेट ग्रैंडफादर. खुद का ही फैमिली सोचो, ग्रेट ग्रैंडफादर हमें पता ही नहीं है. और वी विल सिमिलरली बी फॉरगॉटन इन 3 generations और 2. तो जो है एक ह्यूमंस का एक इच्छा होता है कि हम इमॉर्टल कैसे रहे. तो सावधान इंडिया इज one way I hope people will remember me when I'm gone, and of course my books. So that is the way I shall leave my footprint behind. And I think that is what matters, sir. That is I true. mean, that is what matters. That's how I look at things. Been through experiences, so I think that that is something that matters. एक चीज थी सर, जब आप ये शोज, पर्टिकुलरली इस शो की बात करता हूँ मैं आपसे, जब इसके लिए आप स्टोरीज कहाँ से लाते थे, ये स्टोरीज का फीड कहाँ से आता था आपके पास? मैं कभी कभी सोचता था कि स्टोरीज कहाँ से आती होंगी इतनी. स्टोरीज आता था जर्नलिस्ट से. हमारा नेटवर्क था ऑल अक्रॉस इंडिया. कोई भी अजीब और गरीब केस होता था तो हमें तुरंत भेजा जाता था कि भैया ऐसा देखो, एक अ, केरला में हुआ था ये केस. एक बंदे को अरेस्ट कर लिया है अपनी बीवी का खून करने के लिए. तो मैंने बोला तो क्या है उसमें, बहुत लोग करते हैं, ये तो कुछ खास तो है नहीं कुछ. बोलते नहीं, अगर मैं कहूं कि स्नेक बाइट से किया हुआ है और वो स्नेक को डीएनए देना पड़ा है, तो कैसा होगा स्टोरी. तो देयर इज अ केस इन केरला जहाँ पे एक हस्बैंड होता है, हस्बैंड का अफेयर भी होता है और बीवी के नाम पे एक लाइफ इंश्योरेंस भी निकालता है. और he wants to get rid of the बीवी, but he wants to make it look natural. So he hires a रसल वाइपर, आई थिंक रसल वाइपर था पहले शायद. और रात को बिस्तर में छोड़ देता है सांप को. सांप दसता है बीवी को, लेकिन वो मरती नहीं है. 2-3 महीना एकदम अपाहिज टाइप हो जाती है और सर्जरी वगैरह होता है. तो इसका प्लान तो फ्लॉप. फिर क्या करता है, 6 महीने के अंदर एक कोबरा लाता है और कोबरा उसको बीवी को स्लीपिंग पिल खिला के अनकॉन्शियस करके फिर वो कोबरा को बेड में छोड़ देता है. तो कोबरा मारता है तो शी डाइज. एंड सो इट सीम्ड लाइक ए नेचुरल डेथ की स्नेक बाइट से मर गई है. जो पुलिस इंस्पेक्टर था, ही वॉज वेरी शार्प. वो बोला कि भैया एक ही बंदे को, एक ही बंदी को जो है, लेडी को 6 महीने के अंदर 2 बार सांप काटा है, उसमें कुछ है. ठीक है. देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग. देन ही कन्फेस्ड. देन दे सेड ओके, अभी हाउ डू वी, जब कोई क्रिमिनल कन्फेस भी करता है ना, you cannot use that confession in the court of law as your primary evidence. You have to back it up with evidence. तो फिर वो सांप को लाया गया जिसको मारा गया था और दफनाया गया था एज फॉर डीएनए, सो दैट, then that is a case abhi. um, so these kind of stories we used to get, and so we had a great network of journalists. uh,
we were helped by the police as well, who used to give us closed cases, क्योंकि सब जुडिस हम कर नहीं सकते थे, तो ऐसे करके, सो इट वाज अ ग्रेट एडवेंचर टू गेट दीज स्टोरीज. You have answered one of my questions. मैं आपसे पूछने वाला था कि कोई स्टोरी जो आपके दिमाग में आया, you have answered that. My last question, सर, आप आपके क्वेश्चन से था, if it's possible to tell that. जो आपने बोला, आपने शायद चैनल वी में भी थोड़ा काम किया था स्टार्टिंग में, इनिशियली आप तो सर, जो उस टाइम के, मेरे को ये जैसे आपकी बात से स्ट्राइक किया, उस टाइम के जो रियलिटी शो होते थे, जो जो देखते थे, वो थोड़े से अलग लेवल था उसका. आई फाउंड देम मच मोर कन्विंसिंग, एंड लेटर ऑन में थिंग्स हैव चेंज्ड. हाउ डू यू लुक एट इट? आई मीन, उस टाइम पे जो होता था बड़ा इंट्रीगिंग लगता था, यू नो द थिंग इट वाज, एंड नाउ द रियलिटी शोज स्पेशली जो यूथ ओरिएंटेड है, वो काफी स्टेज, बदल चुके हाँ, हैं, लेट्स से दैट. वायलेंट हो चुका है, गाली गलौज हो चुका है, सेक्स हो चुका है. तो इत्तेफाक की ये बात है कि जो इंडिया का फर्स्ट रियलिटी टीवी शो था, वो चैनल वी में आया था, और आई वर्कड ऑन दैट शो. इट वाज कॉल्ड कोक वी पॉप स्टार्स. वो सिंगिंग इंडियन आइडल के भी पहले आया था, और इट डिस्कवर्ड पीपल लाइक सुरवीन चावला, आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, हु एल्स देयर वाज इन सीजन 1, बहुत सारे, सोनू कक्कड़, who's the other one, मिनीशा लांबा, बहुत सारे उस जमाने. तो इट वाज द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट रियलिटी टैलेंट शो. तो आई वर्कड ऑन दैट. तो फर्स्ट सीजन में एक गर्ल बैंड आया कॉल्ड वीवा, और फिर सेकंड सीजन में एक बैंड आया जिसका नाम था आसमा. और आसमा ने एक बहुत ही सुपरहिट गाना किया था, चंदू के चाचा. चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा की जानी तो चमचे से चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने मारा चंदू. उसमें और एक गाना था, जी लेंगे हम. और तो एनीवे, सो आई डायरेक्टेड द म्यूजिक वीडियो फॉर चंदू के चाचा. So it's on YouTube as well. So yeah, so reality TV has changed a lot. We were after emotions, and we were after pure talent in those days. Now it's become more violent and gali galoch and all of that. I think Roadies pushed that envelope. Yeah, and Roadies became, of course, it's a landmark show. अभी किसी को बोलो MTV रोडीज, वो तो सब जानता है. um, yeah, but it changed the face of reality TV. फिर उसके बाद बिग बॉस आया, फिर खतरों के खिलाफ, all of that. So it changed over the years. So yeah, in fact, I was thinking of myself as a teenager or someone जो देखता था उसको, and he was like, oh my god, ऐसा भी होता है, और दिस इज द लाइफ आई एम लिविंग, और यहाँ पे जो दिख रहा है, सो इतना बड़ा कैस्म कैसे हो सकता है. हाँ, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क कि मतलब जो मैं पहले देखता था, या हमसे जो बड़े भाई लोग ये सब देखते थे, उनके जो चैनल वी और ये सब, उसका एक एड भी आता था शायद, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, हाँ, कुछ एक बाई आती थी बाय उसमें, करेक्ट, चल इस टाइप. इतने पैसे में इतना ही मिलेगा. और सिंपू आता था, सिंपू, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर, वो सरदार टीचर था. पंकज, 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 स्टैंड अप ऑन द बेंच, पंकज. तो दिस इज समथिंग जो अब ना यूट्यूब के आर्काइव्स में जाके लोगों को देखना हाँ पड़ेगा, जी, बट इट वाज फैंटास्टिक. इट्स गोल्ड. करेक्ट, इट्स गोल्ड. करेक्ट, करेक्ट. And that brings me, sir, to this end of the conversation. And personally, thanks a lot for coming on the podcast and telling us about these things. जो I hope so कि जो सुन रहे हैं वो लोग ये बुक भी पढ़ें, और एक बहुत सिंपल वर्ड्स में जैसे आपने डिस्क्राइब किया, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने देखा, एंड उस बुक के लिए फिर मुझे भी रिसर्च करनी थी, आपसे बात करने के मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला. तो इट हैज बीन अ वेरी ग्रेट थैंक एक्सपीरियंस, यू सर. सो इट मच, हैज बीन अ अरुण. वेरी गुड. मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. क्या हिंदी बोल रहा हूँ अचानक? हाँ,
मैं भी आपका है। देखो आप सही हिंदी के ट्रैक में लेके आए। इंट्रोडक्शन में तो मैं पता नहीं, नहीं मैं नहीं अलग ही ट्रैक में था। आप सही खींच के लेके, आजा आजा नहीं वापस आजा। नहीं, but I want